एटम बम यानी एक ऐसा बम जिसके फटने के बाद चारों तरफ तबाही और बर्बादी होती है। इसके फटने के बाद चारों तरफ बारूद का धुआं देखने को मिलता है। इसका धमाका किसी भी शहर या देश को नक्शे से हमेशा के लिए मिटा सकता है। इसके फटने की गूंज से पूरी दुनिया थर्रा उठती है और इसके साइड इफेक्ट को बरसों तक झेलना पड़ता है। इसके कारण आने वाली कई जनरेशंस उन मुश्किलों का शिकार हो जाती है जिसका कोई सलूशन ढूंढने पर भी नहीं मिलता। इसी एटम यानी परमाणु बम के दम पर आज अमेरिका और रूस जैसे देश लगातार एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि तबाही मचा देने वाला बम कैसे बना, किसने बनाया इसे और इसका शिकार कौन सा देश हुआ? इन सारे सवालों के जवाब इस ऑडियो सीरीज में आपको मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे सलीम सुहानवी और आप सुन रहे हैं खास ऑडियो सीरीज ओपनहाइमर, फादर ऑफ एटम बॉम्ब। दोस्तों, आज 21वीं सदी यानी 21st सेंचुरी में परमाणु बम के सहारे कई देश अपनी बादशाहत कायम करने का ख्वाब पाल रहे हैं। कभी अमेरिका और रूस एक दूसरे के रास्ते में टांग अड़ाते रहते हैं तो कभी चीन अमेरिका की राह को मुश्किल करने की कोशिश करता रहता है। वहीं एक बड़ी जंग की खबरें आप पिछले एक साल से सुन ही रहे होंगे। ऐसी जंग जिसमें यूक्रेन और रूस आमने सामने हैं। इस जंग में भी माहौल ऐसा बन गया था जहां रूस द्वारा एटम बम के इस्तेमाल की खबर आने लगी थी। दोस्तों, परमाणु बम फटने के ख्याल से भी लोगों की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है और ऐसा होना नेचुरल भी है, क्योंकि अगर परमाणु बम फटा तो फिर चारों तरफ मौत और मातम का सन्नाटा पसर जाएगा जिसे शायद पूरी दुनिया बर्दाश्त भी न कर सके। दोस्तों, दुनिया का पहला एटम बॉम्ब अमेरिका में बनाया गया था। इसकी टेस्टिंग 16 जुलाई 1945 को की गई थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1939 में हो गई थी। इसके ठीक 3 साल बाद 1942 में अमेरिका के अंदर रिसर्च प्रोग्राम की शुरुआत हुई। ये एक टॉप सीक्रेट रिसर्च प्रोग्राम था जिसमें कई साइंटिस्ट और इंजीनियर्स शामिल थे। बाद में इस रिसर्च प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानने लगी। इस खास प्रोजेक्ट को लीड करने वाले साइंटिस्ट का नाम था फिजिस्ट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। बाद में ओपनहाइमर को फादर ऑफ एटम बॉम्ब के नाम से जाना गया। दोस्तों, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि ओपनहाइमर ने क्या सोचकर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। साथ ही आप जानेंगे कि आखिर क्यों ओपनहाइमर को फादर ऑफ एटम बम के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, साथ ही आप ये भी जानेंगे कि कैसे ओपनहाइमर जैसे बड़े साइंटिस्ट पर भगवत गीता में लिखी बातों का असर हुआ। तो चलिए सुनते हैं। दोस्तों, मौजूदा दौर में इंसान लगातार तरक्की कर रहा है। उसके पास हर वो चीज मौजूद है जो उसके दिल को सुकून पहुंचाती है। फिर भी दुनिया के कई हिस्सों में जंग जैसे हालात हैं। कई ऐसे देश हैं जो अपनी ताकत के सहारे दूसरे देशों पर कब्जा करने की चाहत रखते हैं। उनकी ये चाहत किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर सकती है। अगर आज के हालात पर नजर डालेंगे तो दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहने को रूस और यूक्रेन के बीच वॉर चल रही है, लेकिन इस वजह से अमेरिका और रूस के अलग अलग खेमे भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि रूस और अमेरिका इस वक्त अपनी ताकत के नशे में इतने चूर हो चुके हैं, उनके लिए अब केवल जंग का मैदान ही सब कुछ है। इन हालातों ने लोगों को 1945 में जापान पर हुए अमेरिका के परमाणु हमले की याद तो दिलाई ही है, साथ ही उस शख्स के बारे में सोचने पर भी मजबूर कर दिया है जिसने इसका आविष्कार किया था। इस एपिसोड में हम उस शख्स की स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसने दुनिया को एक ऐसा हथियार दिया है जिसे लोग परमाणु बम के नाम से जानते हैं। इस बम का नाम सुनते ही लोगों में दहशत समा जाती है। 22 अप्रैल 1904 को एक ऐसे शख्स ने इस दुनिया में कदम रखा जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब के रूप में सबसे डिस्ट्रक्टिव हथियार दिया। इस शख्स का नाम है रॉबर्ट ओपनहाइमर। शुरुआती दिनों में खुद इस शख्स को भी नहीं मालूम था कि आने वाले दिनों में वो इतनी खतरनाक चीज बनाने वाला है जिससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। उसके पिता जर्मनी के रहने वाले थे और रॉबर्ट ओपनहाइमर का जन्म यहूदी परिवार में हुआ था।
रॉबर्ट ओपेनहाइमर की फैमिली काफी अमीर थी और हमेशा लोगों की मदद करने के लिए आगे रहती थी। वहीं रॉबर्ट ओपेनहाइमर जब छोटे थे तो उनका पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में था। वो पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल रहे। हालांकि जब उनकी एज 5 साल की थी तब उनके दादा ने स्टोन के कुछ पार्ट देकर जियोलॉजी की तरफ उनका इंटरेस्ट बढ़ाने की कोशिश की थी, जबकि उनकी मां ने उनको पेंटिंग और म्यूजिक सिखाने की कोशिश की थी। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला था कि वो आगे चलकर क्या करने वाले हैं। ओपेनहाइमर का इंटरेस्ट बदलता रहता था। ओपेनहाइमर जब 7 साल के हुए तो उन्हें कवि बनने का शौक पैदा हुआ और कविताएं लिखने लगे, लेकिन ये भी लंबे समय तक नहीं चल सका। उनके लिए नसीब में कुछ और लिखा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बच्चा एक दिन मशहूर साइंटिस्ट बनेगा। हालांकि साइंटिस्ट बनने की पॉसिबिलिटी से भी कोई इंकार नहीं कर सकता था, क्योंकि ओपेनहाइमर बचपन में वो अक्सर खेल खेल में बरसात की बूंदों का सुपरविजन करना और स्मॉल बैक्टीरिया को पहचानने का काम भी किया करते थे। ओपेनहाइमर की पढ़ाई हाई स्टैंडर्ड की थी। उनमें आत्मनिर्भरता और सीखने की ललक कूट कूट के भरी थी। छोटी उम्र में ही उन्होंने फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन और ग्रीक लैंग्वेज पर अपना भरपूर कमांड हासिल कर लिया। उनको बोलने और सीखने का खूब शौक था। 12 साल की उम्र में पहली बार उनको क्लब में एक स्पीच देने के लिए बुलाया गया, लेकिन ढेर सारे लोगों के बीच स्पीच देने में वो काफी डरे हुए थे। पहले तो उन्हें बहुत डर लगा और उन्होंने अपने फादर से कहा कि या तो वो ये कह दें कि मैं बीमार हूँ या उन्हें सच बता दें। लेकिन उनके फादर ने उनको समझाया और उनके अंदर बसे स्टेज फियर को दूर करने की कोशिश की। इसी वजह से वो स्पीच देने के लिए तैयार हो गए। बाद में उन्होंने इतनी शानदार स्पीच दी कि लोगों में उनकी बातों को खूब पसंद किया गया। ये स्पीच इतनी प्रभावशाली थी कि क्लब की पत्रिका में पब्लिश की गई। इसके बाद उनके माँ बाप अमेरिका चले गए और फिर वहीं पर रहने लगे, जबकि 19 साल की एज में उनके बेटे ओपेनहाइमर अपनी आगे की पढ़ाई के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। उन्होंने यहाँ पर कड़ी मेहनत कर ग्रेजुएशन की परीक्षा में इतने अच्छे मार्क्स कर लिए कि रिकॉर्ड कायम हो गया। इससे पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इतने ज्यादा मार्क्स किसी को भी नहीं मिले थे। उनकी इस कामयाबी के बाद फिजिक्स के एक प्रोफेसर ने ओपेनहाइमर को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर डाली। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में ये लड़का पूरे वर्ल्ड को हिला देगा। उनकी बात आगे चलकर पूरी तरह से सच साबित हुई। हार्वर्ड के बाद उनका अगला ठिकाना बनी इंग्लैंड की कैवेंडिश लैबोरेटरी। उन्होंने यहाँ पर काम किया। यहाँ उन्हें इंग्लैंड के लीडिंग फिजिसिस्ट्स के साथ काम करने का मौका मिला। यहाँ उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज का भंडार मिला। उन्होंने कई अहम चीजें यहाँ पर सीखी। इसके बाद साल 1929 में वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में आ गए। यहाँ उनको 2 साल बाद यानी 1931 में उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर बना दिया गया। इसके बाद उन्होंने यहाँ से एक नई शुरुआत की। इसी जगह से वो एक ऐसी चीज बनाने में जुट गए जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को डराने के लिए काफी थी। तब ये किसी ने नहीं सोचा था कि ओपेनहाइमर एक ऐसी चीज इस दुनिया को देने वाले हैं जिसमें तबाही लाने की ताकत छुपी हुई है। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक प्रोफेसर के तौर पर काम करते करते एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कगार पर पहुंच गए ओपेनहाइमर। साथ ही आपको बताएंगे कि पहली बार इसका इस्तेमाल कैसे किया गया। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको रॉबर्ट ओपेनहाइमर की शुरुआती जिंदगी से आपको रूबरू कराया था। इस एपिसोड में हम आपको आगे की कहानी बताने जा रहे हैं कि कैसे एक प्रोफेसर के तौर पर काम करते हुए वो एक दिन फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब के नाम से मशहूर हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको ये भी बताया था कि एक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में उनको एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम करने का मौका मिला। दोस्तों, यहीं से एक घातक हथियार बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई थी, जिसके बारे में दुनिया उस वक्त पूरी तरह से अनजान थी। उन्हें कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर फिजिक्स के डिपार्टमेंट में नौकरी मिली थी। इस नौकरी में ओपेनहाइमर ने अपनी प्रतिभा को और निखारा और रिसर्च के जरिए अपनी नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग किया। न्यूक्लियर फिजिक्स और इससे जुड़े सब्जेक्ट्स पर ओपेनहाइमर की पकड़ कितनी मजबूत थी, ये बात अमेरिका के गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स को भी पता थी।
इसीलिए अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीतने के लिए हथियार बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ओपेनहाइमर को चुना। अब सवाल यह है कि अमेरिका को आखिर क्यों परमाणु बम की जरूरत पड़ी? आखिर वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से अमेरिका इतना डर गया था कि वो इस तरह के खतरनाक हथियार को बनाने पर मजबूर हो गया? इस राज से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर को झेल रही थी। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, तब जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने लगभग पूरे यूरोप में अपना दबदबा कायम करने के लिए आतंक मचा कर रख दिया। उसने पूरी दुनिया को अपने आतंक से घुटनों पर लाने की तैयारी कर रखी थी। जहां एक ओर पूरा यूरोप डर और सहम गया था, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका को यह डर सताने लगा था कि अगर हिटलर के साइंटिस्ट ने परमाणु बम बना लिया तो वो दुश्मन देशों पर एटम बम से अटैक कर देगा। इसके बाद पूरे वर्ल्ड में जोरदार तबाही होगी। इसी बात को ध्यान में रखकर अमेरिकन साइंटिस्ट्स ने राष्ट्रपति को एक लेटर लिखा। इस लेटर में बताया गया कि कैसे भी हिटलर के आतंक को रोकना जरूरी है, और ये तभी हो पाएगा जब अमेरिका खुद अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। राष्ट्रपति ने इस लेटर को काफी गंभीरता से लिया और बिना देरी किए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। इस तरह से अमेरिका में परमाणु बम बनने का रास्ता साफ हो गया। 1942 में जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तो ओपेनहाइमर को इस प्रोजेक्ट का चीफ साइंस डायरेक्टर बना दिया गया। 1943 में ओपेनहाइमर की देखरेख में जब परमाणु बम बनाने के लिए लॉस अलामोस लेबोरेटरी में साइंटिस्ट की एक नई टीम बनाई गई, इसके बाद उनकी टीम ने इस प्रोजेक्ट पर दिन रात फोकस किया। हालांकि आम लोगों के लिए आज भी ये राज है कि आखिर परमाणु बम बनता कैसे है, लेकिन ओपेनहाइमर की टीम ने दिन रात मेहनत कर परमाणु बम बना ही डाला। जब न्यूक्लियर बॉम्ब बनकर तैयार हो गया था, तो अब बारी आई इसकी कब और कैसे टेस्टिंग की जाए। काफी मीटिंग्स के बाद जगह और तारीख को चुन लिया गया। फिर 16 जुलाई 1945 यानी सोमवार की सुबह 5:30 बजे वर्ल्ड के फर्स्ट परमाणु बम की टेस्टिंग की गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो परमाणु बम की टेस्टिंग के लिए अमेरिका के लॉस अलामोस से 200 मील दूर अलेमोगोरो के रिमोट डेजर्ट एरिया को चुना गया था। इस टेस्टिंग के लिए 32 टन भार की 100 फुट ऊंची मेटल टावर पर बम रखा गया था। इस टेस्टिंग को देखने के लिए टेस्टिंग वाली जगह से काफी दूर 1000 लोग मौजूद थे। एक निश्चित वक्त पर एटम बॉम्ब में ब्लास्ट किया गया। फिर क्या था, इसके बाद जो धमाका हुआ, ऐसा लगा मानो कयामत आ गई हो। जोरदार आवाज के साथ चारों तरफ रोशनी ही रोशनी नजर आ रही थी। 9 मील की दूरी पर एक कंट्रोल रूम में बैठे ओपेनहाइमर को तेज गर्मी का अनुभव हुआ। बम के विस्फोट से 40,000 फुट ऊंचाई का धुएं का विशाल बादल बन गया। जिस टावर पर इस बम की टेस्टिंग की गई थी, उस 100 फुट ऊंची टावर का तो नामो निशान ही एक झटके में मिट गया। इतना ही नहीं, नीचे की मिट्टी भी पिघलकर कांच में बदल गई। धमाका ऐसा था कि 1 मील दूर तक जो भी जानवर इसकी चपेट में आया, उसकी मौत हो गई, जबकि जमीन के अंदर छिपे सांप और दूसरे जंतु भी मर गए। इसका असर यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 20 से 30 मील की दूरी पर बंधे पशुओं के बाल उड़ भी गए। इस विस्फोट को 450 मील की दूरी तक लोगों ने देखा। रॉबर्ट ओपेनहाइमर की देखरेख में इस एटम बम को तैयार किया गया था। उनकी इस शानदार कामयाबी को देखकर पूरी दुनिया कांप उठी थी। ओपेनहाइमर की टीम में उस वक्त एनरिको फर्मी, लियो सिजलार्ड और एडवर्ड टेलर जैसे सीनियर साइंटिस्ट शामिल थे। हालांकि ये भी सच है कि ओपेनहाइमर ने खुद इस न्यूक्लियर बम को बनाया नहीं था, यानी कि उन्होंने इस बम को फिजिकल शेप देने के लिए काम नहीं किया था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनका कंट्रीब्यूशन इसे बनाने से कहीं ज्यादा बड़ा था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ओपेनहाइमर ने ऐसा क्या किया था कि बिना बॉम्ब को बनाए ही उन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाने लगा। इस सवाल का जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेगा, जहां ओपेनहाइमर की सफलता के साथ साथ उस घटना के बारे में भी बताएंगे जहां उनका झगड़ा एक और मशहूर साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग से हुआ। आखिर क्यों हुआ था ये झगड़ा? लड़ाई की वजह क्या थी?
दोस्तों, ओपेनहाइमर ने एटम बॉम्ब को फिजिकल शेप देने से ज्यादा बड़ा काम किया था। उन्होंने इसे बनाने की थियरी पर काम किया था। उन्होंने ही एक ऐसी आउटलाइन तैयार करके दी थी जिसकी बदौलत एटम बॉम्ब बन सका। अगर रिसर्च के क्रिटिकल फाइंडिंग्स की मदद से ओपेनहाइमर एटम बॉम्ब की थियरी नहीं बना पाते तो ये एटम बॉम्ब नहीं बन पाता। जब ये बम बनाने का काम चल रहा था तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने पूरी दुनिया को अंदर से तोड़ के रख दिया था। इस वर्ल्ड वॉर में 75 मिलियन लोग मारे गए थे। पूरी दुनिया उस वक्त में लोग अच्छा जीवन जीने को तरस रहे थे। इसी वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन में किस तरह की तनातनी हो रखी थी ये बात किसी से छुपी नहीं थी। दोनों एक दूसरे से आगे निकलने में किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। वहीं दोनों तरफ से दो साइंटिस्ट भी एक दूसरे को अपने काम के जरिए पीछे छोड़ने में लगे हुए थे। उनके बीच इतना कड़ा मुकाबला चल रहा था कि उसका बहुत ही बड़ा खमियाजा जापान को भुगतना पड़ा। दोस्तों, आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर वो दो साइंटिस्ट कौन हैं जिसकी वजह से उस वक्त जापान को बहुत कुछ सहना पड़ा और पल भर में जापान तबाह और बर्बाद हो गया। ये दो साइंटिस्ट्स उस दौर के सबसे काबिल लोगों में शुमार थे। एक का नाम था रॉबर्ट ओपेनहाइमर तो दूसरे का नाम था वर्नर हाइजेनबर्ग। दोनों साइंटिस्ट्स को फिजिक्स की दुनिया नई फाइंडिंग्स बताने के लिए जाना जाता है। दोनों ही साइंटिस्ट की फील्ड एक ही थी और मिशन भी एक ही था, लिहाजा दोनों के बीच आगे निकलने की होड़ साफ देखी जा सकती थी। रॉबर्ट ओपेनहाइमर अमेरिका के लिए पहला न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करने के लिए लगे हुए थे, जबकि हाइजेनबर्ग हिटलर के टॉप फिजिसिस्ट्स थे। वो जर्मनी के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब विकसित करने पर काम कर रहे थे। ऐसे में पर्दे के पीछे दोनों के बीच चल रही लड़ाई उस दौर के लोगों से छुपी हुई नहीं थी। भले ही ये लड़ाई जंग के मैदान में नहीं हो रही थी, लेकिन रिसर्च लैब में दोनों अपनी अपनी लड़ाई जरूर लड़ रहे थे। दोस्तों, आपको याद दिलाता चलूं कि हाइजेनबर्ग को नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्हें ये प्राइज क्वांटम मैकेनिक्स को क्रिएट करने के लिए मिला था। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के जरिए हाइजेनबर्ग ने दुनिया को ये बताया कि किसी पार्टिकल की स्पीड और प्लेस को एक साथ नहीं जाना जा सकता है, यह संभव है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताने वाले हाइजेनबर्ग की जिंदगी भी बेहद उतार चढ़ाव के दौर से गुजरी थी, मगर उन्होंने अपना ध्यान अपनी पढ़ाई से हटने नहीं दिया। उनकी बातों ने साइंस को नया डायरेक्शन दिया। इसी कारण से उन्हें फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स भी कहा जाता है। दूसरी ओर रॉबर्ट ओपेनहाइमर भी किसी से कम नहीं थे। वो उस दौर में अमेरिका के सबसे महान वैज्ञानिक माने जाते थे। एटम बॉम्ब बनाने के बाद से ही उन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाने लगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दोनों के बीच चल रही एक ऐसी जंग के बारे में जिसका अंत काफी खतरनाक हुआ था। बात उन दिनों की है जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और जर्मनी दुनिया के मैप पर अपनी पकड़ बनाने के लिए एक अलग ही गेम खेल रहा था। इतना ही नहीं, अपनी ताकत के सहारे जर्मनी ने एक के बाद एक देश पर हमला करना शुरू कर दिया था। ऐसे में जर्मनी की ताकत के आगे दुनिया के कई देश घुटने टेकते हुए नजर आ रहे थे। इसी दौरान हाइजेनबर्ग ने उस वक्त जर्मनी की सरकार को एक ऐसा प्लान बताया था जिसे सुनकर उस वक्त की जर्मन सरकार के होश उड़ गए थे। ये कोई मामूली प्लान नहीं था, ये पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद करने का फुल प्रूफ प्लान था। दरअसल हाइजेनबर्ग एक सुपर बम बनाना चाहते थे जिसको एटॉमिक बम नाम दिया था। उन्होंने समझाया कि अगर हम एक यूरेनियम के एक एटम को तोड़ेंगे तो एक एनर्जी निकलेगी, लेकिन उसी यूरेनियम के बहुत सारे एटम एक साथ तोड़ेंगे तो भारी मात्रा में ऊर्जा यानी एनर्जी निकलेगी और इस एनर्जी का इस्तेमाल कर भारी तबाही मच सकती है। इस तरह से हाइजेनबर्ग ने जर्मन न्यूक्लियर वेपन्स प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। उधर अमेरिका के भी कान खड़े हो चुके थे और उसको इस प्रोजेक्ट की भनक लग गई थी। बस फिर क्या था, अमेरिका ने भी सोच लिया था कि उसे किसी भी तरह से सबसे पहले परमाणु बम बनाना है। इसलिए उसने देर किए बगैर रॉबर्ट ओपेनहाइमर को बुलाया और उन्हें परमाणु बम तैयार करने को कह दिया। हालांकि शुरुआत में रॉबर्ट ओपेनहाइमर मानने को तैयार नहीं थे कि यूरेनियम के एक एटम को तोड़ने से ऊर्जा यानी एनर्जी निकलेगी, लेकिन जब उन्होंने खुद से प्रयोग करके देखा तो वो भी दंग रह गए। माना जाता है यहीं से दोनों के बीच परमाणु बम बनाने की होड़ शुरू हो गई। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जिस धरती पर हम रहते हैं उसी पृथ्वी को एटॉमिक युग की तरफ ढकेलने की शुरुआत
हो गई थी। इसका रोड मैप इन्हीं दोनों साइंटिस्ट्स ने तैयार किया था। जर्मनी ने मौका देखकर बेल्जियम से भारी मात्रा में यूरेनियम खरीद लिया था ताकि वो अपने सुपर बम के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करना शुरू कर सके। ये तो सब समझ गए थे कि ये बम तब काम करेगा जब यूरेनियम के बहुत सारे एटमों को एक साथ तोड़ा जाए। ये सब एक चेन रिएक्शन से संभव था। उस वक्त तक ये सब बातें किताबी ज्ञान हुआ करती थीं, लेकिन हाइजेनबर्ग इसे प्रैक्टिकली टेस्ट करना शुरू कर चुके थे। अपनी कोशिशों के दम पर 1941 में ही उन्होंने एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर बना डाला, जिसे न्यूक्लियर पाइल के नाम से भी जाना जाता है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक चेन रिएक्शन को अंजाम दिया। उनके इस खतरनाक मिशन को इस एक्सपेरिमेंट ने बहुत ज्यादा रफ्तार जरूर दे दी थी। उधर अमेरिका भी न्यूक्लियर बम बनाने की राह पर था, हालांकि उसके पास यूरेनियम का कोई ठोस सोर्स नहीं था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर को पता था कि इतने यूरेनियम में सिर्फ एक बम बनाया जा सकता है, जो काफी नहीं होगा। ऐसे में उन्होंने दूसरा रास्ता तलाशना शुरू कर दिया और उसमें कामयाब भी हो गए थे। लेकिन इसी बीच जर्मनी के लैब में जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके में बड़ी मुश्किल से हाइजेनबर्ग और उसकी टीम की जान बच पाई। बहुत ही जल्दी ये खबर अमेरिका में आग की तरह फैल गई। इसका नतीजा ये हुआ कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर की टीम भी पूरी तरह से डर गई। लेकिन इस डर के बावजूद उन सब ने न्यूक्लियर बम बनाने का इरादा नहीं छोड़ा। वहीं दूसरी ओर जर्मनी के लैब में हुए उस धमाके ने उसके न्यूक्लियर बम बनाने के सपने को भी वहीं पर दफन कर दिया था। ऐसे में अमेरिका ने इसका पूरा फायदा उठाया और उसने बम बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। जर्मनी के तानाशाह हिटलर का अपने वैज्ञानिकों पर से भरोसा उठ गया और उसने हाइजेनबर्ग को किसी भी तरह की मदद देने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद हाइजेनबर्ग ने अपनी तरफ से कोशिश जारी रखी। उनकी कोशिश रंग दिखाती उससे पहले ही हाइजेनबर्ग और उनकी टीम को 3 मई 1945 को अमेरिका ने बंदी बना लिया और इस तरह से जर्मनी का न्यूक्लियर बम बनाने का सपना पूरा होते होते रह गया। उधर अमेरिका एटॉमिक बम बना चुका था और बम बनाने के 3 हफ्ते के बाद ही उसने जापान पर बम गिराकर पूरी दुनिया में दहशत फैला दी थी। इस तरह से देखा जाए तो 2 महान वैज्ञानिकों के बीच एटॉमिक बम बनाने की होड़ ने जापान को कभी न भूल पाने वाला घाव दे दिया। हालांकि आज इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी कुछ और ही होती। जरा सोचिए कि अगर जर्मनी के पास अगर न्यूक्लियर बम होता तो क्या होता। दोस्तों, तानाशाह हिटलर दुनिया जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जर्मनी के एक टीवी चैनल ने दावा किया है कि कुख्यात नाजी सरकार का मुखिया एडोल्फ हिटलर परमाणु बम बनाने के बहुत करीब पहुंच गया था, पर अप्रैल 1945 में उसे मिली हार ने पूरी दुनिया को बचा लिया। क्या हिटलर सच में अपनी सनक के लिए पूरी दुनिया को तबाह करने वाला था? अगर वो एटम बम पाना चाहता था तो फिर उसने हाइजेनबर्ग का साथ क्यों छोड़ दिया? कैसा था हाइजेनबर्ग और हिटलर का रिश्ता? इन सवालों के साथ साथ अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि मार्च 1945 में हिटलर ने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग भी की थी। दोस्तों, इतिहास का पन्ना हमें बताता है कि जर्मनी में जब हिटलर राज आया तो उन साइंटिस्ट को जर्मनी छोड़ना पड़ा जो जूज यानी यहूदी थे या फिर जिनके ग्रैंड पेरेंट्स यहूदी थे। जब इन यहूदी साइंटिस्ट को जर्मनी छोड़ना पड़ा तो कुछ और साइंटिस्ट ने विरोध जताते हुए देश छोड़ दिया। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर हिटलर की नाजी सरकार यहूदी साइंटिस्ट्स को क्यों देश छोड़ने पर मजबूर कर रही थी? तो दोस्तों, हिटलर ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसने यहूदियों द्वारा विकसित किए गए विज्ञान को शुद्ध करने की नीति बनाई थी। इसका कारण ये था कि वो जर्मनी से उन संगठन और ताकतों को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता था जो कि उसकी नजर में सरकार विरोधी थे। कई साइंटिस्ट के देश छोड़ने का नुकसान जर्मनी को साफ तौर पर हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि नाजी हुकूमत की पॉलिसीज के कारण जिन साइंटिस्ट ने जर्मनी छोड़ा उनमें एक नाम एल्बर्ट आइंस्टीन का भी है। साल 1933 में आइंस्टीन जर्मनी छोड़कर हमेशा के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शिफ्ट हो गए। यूं तो हाइजेनबर्ग नाजी पार्टी के एक मेंबर थे, पर पार्टी में उनका ज्यादा रोल सीधे तौर पर नहीं था। पार्टी का मेंबर होने के बावजूद उन्होंने नाजी सरकार के विरोध में आवाज उठाई थी।
जब सरकार ने यहूदियों द्वारा डेवलप्ड फिजिक्स को वो मान सम्मान देने से इनकार किया था जिसके वो हकदार थे, तो हाइजेनबर्ग ने इस बात का विरोध किया था। लेकिन हिटलर को पता था कि वर्ल्ड वॉर 2 में उसे कामयाबी दिलाने में हाइजेनबर्ग का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। हाइजेनबर्ग भी दिल से देशभक्त थे, इसलिए जर्मनी की मदद भी करना चाहते थे। ऐसे में दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। हाइजेनबर्ग का काम था बम बनाना और नाजी सरकार की जिम्मेदारी थी बम बनाने के लिए रिसोर्स का इंतजाम करना। जर्मनी एटम बम क्यों नहीं बना सका था, इस पर जब भी चर्चा होती है तो एक बात जरूर निकल कर आती है कि हिटलर की नाजी सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में फेल हुई और इसीलिए हाइजेनबर्ग जर्मनी के लिए बम नहीं बना सके। दोस्तों, हाइजेनबर्ग की शख्सियत को समझना आसान नहीं था। उनके बारे में जानकर ऐसा कहा जा सकता है कि वो एक कॉम्प्लेक्स फिगर थे। उनमें फिजिक्स को सीखने और उससे कुछ नया करने की ललक तो थी ही, साथ ही वो बड़े देशभक्त भी थे। साथ ही वो अपने थॉट्स को आजादी के साथ कहने के लिए भी जाने जाते थे। वो जर्मनी को अपनी नॉलेज की मदद से जीत दिलाना चाहते थे। इन्हीं कारणों से कहीं उनका जिक्र नाजी सिंपैथाइजर के तौर पर होता है तो कहीं उन्हें इस बात का क्रेडिट भी मिलता है कि उन्होंने नाजी के खिलाफ आवाज उठाई थी। हालांकि अब इस बात पर भी अब डिबेट छिड़ चुकी है कि जर्मनी ने एटॉमिक बॉम्ब बनाया भी था या नहीं। जर्मन टीवी चैनल JDF ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है द सर्च फॉर हिटलर्स एटम बॉम्ब। इस डॉक्यूमेंट्री में एटम बॉम्ब बनाने के लिए हिटलर ने कैसे प्लानिंग की थी, इस बात को डिटेल में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे हिटलर ने न्यूक्लियर बॉम्ब को हासिल करने के लिए जनरल हैंस कैमलर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। उस वक्त जनरल हैंस कैमलर डायरेक्टली हिटलर को रिपोर्ट करता था। इस डॉक्यूमेंट्री की माने तो इस दौरान जर्मनी ने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग कर ली थी, लेकिन जब इस बात की भनक अलाइड पावर यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत यूनियन को लगी तो सबने मिलकर हिस्ट्री का सबसे बड़ा एयरबोर्न ऑपरेशन चलाया और जर्मनी पर अंधाधुंध धमाकों की बरसात कर दी। इस ऑपरेशन का ऐसा असर हुआ कि मई 1945 में अलाइज ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया और नाजियों को सरेंडर करना पड़ा। दोस्तों, यहाँ पर एक बात याद रखने की है कि इस वक्त जापान का हिरोशिमा और नागासाकी बिल्कुल सुरक्षित थे, मगर यहीं से शुरुआत हुई उस रास्ते की जिसके जरिए अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराए। बर्लिन में नाजी सेना के सरेंडर करने के बाद क्या हुआ था, इसके साथ साथ अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि आखिर क्यों अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी इन्हीं 2 शहरों पर एटम बम क्यों गिराए।